नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। क्या पाकिस्तान प्रेम में ज्योति मल्होत्रा ने देश से गद्दारी की? क्या पैसों की चाहत में देश की खुफिया जानकारी दुश्मनों को दी, या ज्योति मल्होत्रा हनी ट्रैप का शिकार हुई, या फिर लव जिहाद की दलदल में वो फंस गई? ज्योति मल्होत्रा के जासूसी कांड में कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 17 मई को गिरफ्तार किया गया। आज ज्योति की रिमांड का आखिरी दिन है। पुलिस उसे अदालत में पेश करेगी। जांच एजेंसियों ने ज्योति से पूछताछ की। ज्योति को लेकर के हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब उसे लेकर के एक बड़ा खुलासा भी सामने आया है। दावा यह किया जा रहा है कि देखिए, ज्योति मल्होत्रा अटैक से पहले पहलगाम गई थी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ और उसके इशारे पर कई वीडियो बनाए थे। पहलगाम अटैक के बाद के उसके वीडियो को इसी कड़ी में जोड़ करके देखा जा रहा है। तो वहीं देखिए कि पहलगाम अटैक वाले वीडियो में ज्योति ना तो पाकिस्तान और ना ही आतंकियों की निंदा करते हुए नजर आती है। वो सुरक्षा बलों और टूरिस्टों को जिम्मेवार ठहराती है। उस वीडियो को लेकर के सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि उसने पाकिस्तानी एजेंट्स के इशारे पर ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाले वीडियो बनाए। जांच में यह पता चला कि देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की आरोपी ज्योति मल्होत्रा अटैक से ठीक 3 महीने पहले पहलगाम गई थी। दावा यह है कि देखिए, ज्योति मल्होत्रा 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर के पहलगाम गई थी। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। और अब सवाल यह है कि आखिर ज्योति मल्होत्रा पहलगाम क्यों गई थी? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ज्योति पहलगाम की रेकी करने के लिए गई थी? क्या उसने पहलगाम लोकेशन की पूरी जानकारी आईएसआई हैंडलर को दी थी? क्या उसे पहलगाम अटैक के बारे में सब पता था? क्या उसने पैसों की खातिर देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया? ऐसे कई सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। खुफिया जांच जो है वो जारी है, यानी कि जांच के जो अधिकारी हैं लगातार सवालों की फहरिस्त लेकर के ज्योति के सामने जा रहे हैं। लेकिन ज्योति टस से मस होने को तैयार नहीं है। कुछ खुलासे करती है, कुछ पर चुप्पी साध जाती है। आज उसकी रिमांड खत्म, फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान, यानी कि पूरा पैनल जो है हमारा तैयार है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम तारुफ करा देते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ पूर्व रॉ अधिकारी एमके सूद साहब जुड़ चुके हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ देशवाल जी, संदीप देशवाल जी, प्राइवेट डिटेक्टिव, वो कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। आलोकवत साहब भी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर के बाद। लेकिन सबसे पहले कर्नल शिवदान सिंह सर, आपके साथ आते हुए, आपसे समझते हुए चीजों को, क्योंकि देखिए कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं और अब इस बात पे जाकर के चीजें टिक जाती हैं कि पैसों के खातिर, लव जिहाद की वजह से वो फंस गए इन चीजों में। क्या दानिश के साथ रिश्ते उसके इतने ज्यादा जो है वो गहरे हो गए थे कि उसने कहा वो गई पाकिस्तान जाकर के बाकी अधिकारियों से मिलती है, आईएसआई के एजेंटों से भी मिलती है, और या फिर ये कहे कि हनी ट्रैप के लिए एक तरह से इस्तेमाल जो है वो ज्योति मल्होत्रा को किया जाने लगा? किस एंगल से इसको देखा जाए, या तीनों ही एंगल जोड़ दे यहाँ पर? के जो इस तरह के जासूसी कांड हुए हैं, उनमें सबसे प्रमुख कांड 70 के दशक में सांबा का कांड हुआ था। सांबा स्पाइंग केस के नाम से मशहूर हुआ था ये जी। पाकिस्तान की आईएसआई ने किस प्रकार सांबा के अंदर हमारे फौजियों को फंसाया था और किस तरह से वो अपना स्कोप पूरे एरिया में बढ़ा रहा था आईएसआई। तो आईएसआई की टेक्निक होती है कि इस तरह के, जिस तरह की ज्योति मल्होत्रा थी, इस तरह के लोगों को अपने ट्रैप में लेना और एक बार ट्रैप में आने के बाद उनसे तरह तरह की इंफॉर्मेशन मांगना। जिस तरह से ज्योति जो है पहलगाम हमले से पहले पहलगाम में गई थी, उसका एक ही उद्देश्य था कि वो पहलगाम की पूरी चारों तरफ की एरिया की खबरें एकत्रित करे। वहां पर कितनी सिक्योरिटी है, कितना वहां प्रोटेक्शन के एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी पाकिस्तान को दे, जिससे पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो इस हमले के लिए तैयार होकर आए। इस तरह के हमलों में सबसे जरूरी पार्ट होता है
स्थान के बारे में पूरी सूचना प्राप्त करना, और दूसरा पार्ट होता है वहां पर जाके हमला करना। तो इसलिए ज्योति ने इस कांड में आधी भूमिका ज्योति ने निभाई है, पूरी इंफॉर्मेशन को सप्लाई करके। जी। आज जो बार बार देश में ये आलोचना हो रही है कि वहां पर हमारी सिक्योरिटी के एलिमेंट्स क्यों नहीं थे, इसका पूरे का फायदा ज्योति ने पाकिस्तान से उठवा दिया है। उसने पूरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी कि वहां पर कोई सिक्योरिटी एलिमेंट्स नहीं है, आप आराम से इस घटना को अंजाम दे सकते हैं और उसके बाद आराम से वहां से निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्योति भी उतनी ही गुनहगार है इस हमले के लिए जिसने वो 4 आतंकवादी जिन्होंने इनको निहत्थे लोगों को मारा है। बिल्कुल शिवदान सर, देखिए उससे भी कहीं ज्यादा गुनहगार है, उससे भी कहीं ज्यादा इस वजह से कि आप भारत में रहते, भारत का खाते हैं, आपके पिता भारत में, आपकी फैमिली भारत में, और आप पाक प्रेम दिखा रहे हैं। आप ज्यादा गुनहगार हैं। जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, देखिए पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान के लिए करते हैं सब कुछ। आप तो हमारे देश के नागरिक हैं, नागरिक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है, लेकिन आप यहां पर पाकिस्तान प्रेम दिखा रहे हैं। किस वजह से दिखा रहे हैं ये तो जांच में देखिए पता चलेगा। शिवदान सर कंप्लीट करिए अपनी बात को। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, दुर्भाग्य से 10वीं सदी से भारत गुलाम रहा है। बाहर से हमलावर आए, वो क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि यहाँ के जो भेदिए थे, जो देशद्रोही थे, उन्होंने उनको पूरी इंफॉर्मेशन सप्लाई की और उन्होंने करके लगातार हमें जाके जो स्वतंत्रता मिली है 1947 में जाके मिली है। 10वीं शताब्दी में गुलाम हुए थे और पूरे 800-900 साल गुलाम रहे, और उसके बाद तो इनको जो देशद्रोही हैं, इनके कारण हम इतनी लंबी गुलामी के बाद निकले हैं। तो भारत सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के कानून बनाए कि दोबारा किसी की अपने देश के प्रति द्रोह करने की हिम्मत ना पड़े। क्योंकि हमारे जो ये अदालती मुकदमे चलते हैं, लंबे लंबे चलते हैं, इनमें फिर कोई ना कोई पेच निकाल आते हैं और ये छूटने की कोशिश करते हैं। मगर देशद्रोह एक ऐसा अपराध होना चाहिए जिसका एक समय के सीमा के अंदर उसका न्याय होना चाहिए और एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए देशद्रोही को, जिससे कि और लोगों को ये महसूस हो कि देशद्रोह कितना बड़ा अपराध है। बिल्कुल एनके सूद साहब, क्योंकि देखिए अगर अभी तो देखिए बहुत चीजें जांच का विषय है। अभी तो iCloud से ना जाने कितने सारे वीडियोस जो है वो निकल करके आए, जानकारी निकल करके सामने आ गई। वो सब कुछ पे हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम जनरली अगर ज्योति मल्होत्रा के इस वीडियो को देखें तो अगर एक आम आदमी देखता है तो वो नॉर्मली समझेगा कि देखिए एक जगह के बारे में जानकारी दी जा रही है हमारे लिए आसानी की, कितने पैसे में जो है आप कौन सा कैब कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, रास्ता क्या होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम आपके नजरिए की बात करें, क्योंकि आप बहुत अलग तरीके से, जो रॉ के आईबी के अधिकारी हैं, बहुत अलग नजरिए से इस वीडियो को देखेंगे, समझ सकेंगे कि आखिरकार कौन सा एक्शन रहा जो पाकिस्तान के लिए था, जो भारत के खिलाफ था। तो ऐसे में हम आपसे समझना चाहेंगे, इसमें कई ऐसी चीजें, क्योंकि आपने भी कई वीडियो अभी तक देखे होंगे, आपको कहां कहां किस किस पॉइंट पे लगा कि यहां पर जो है उसने कुछ मैसेज जो है वो दिया है। देखिए वो बड़े नॉर्मल वीडियोस बना रही थी, लेकिन जो उसका कैमरा था वो लगता है काफी हाई ग्रेड का कैमरा था, जो अच्छी तरीके से चीजों को कवर कर सकता था। और दूसरी बात है, पाकिस्तान के सोर्सेस तो यहाँ पे थे पहले, लेकिन वो सोर्सेस अनपढ़ टाइप के थे और ज्योति को इसलिए भेजा गया कि पूरी फोटोग्राफी करो, क्योंकि ये जिस तरीके काम कर रही है, फोटोग्राफी करके इसे पूरा एरिया को छान के, पूरे एरिया की स्कैनिंग करके सारी चीजें डिटेल में रखी और ये भी क्लियर कर दिया कोई पोस्ट तो नहीं है यहाँ पे पुलिस की, कोई यहाँ पे डिफेंस की फोर्स तो नहीं है, यहाँ पे डिफेंस के पर्सनल तो पोस्टेड नहीं है। तो उसने सारी डिटेल इकट्ठी करके पाकिस्तान को फॉरवर्ड की। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर अप्रैल 22 का अटैक ना होता तो कभी ज्योति पकड़ी ना जाती। जो भी काम कर रही थी चलता रहता है इसका, क्योंकि अप्रैल 22 का अटैक हुआ और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसी की वजह से ज्योति पकड़ी गई। शायद उसका टाइमिंग गलत था और ये पता चला कि वो तो पहलगाम भी गई है और फिर बाकी जगह के राज भी खुले, जबकि इसके ऊपर वॉच रखी जा रही थी जब से पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल इनकी एक्टिविटी थी, लेकिन तब भी कोई ऐसी चीज तो नहीं लगी कि ये वहां पे काम कर रही है पाकिस्तान के ऐसे के लिए, सिर्फ प्रोपेगेंडा का काम कर रही थी। अब कुछ लोग जैसे कहते हैं कि ज्योति को शुरू में पकड़ लेना चाहिए था। अगर हम ज्योति को जनवरी में पकड़ लेते तो ज्योति को के ऊपर कोई चार्ज सिद्ध नहीं कर सकते थे। और हमने इसको पकड़ने में इसलिए थोड़ा टाइम लगाया कि जब यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर किया गया कि ताकि पूरी की पूरी एविडेंस इकट्ठी की जाए और दानिश का भी जो इससे कनेक्शन है वो भी देखा जाए और ये देखा जाए कि ज्योति जो काम कर रही है वो एक पर्पस पे काम कर रही है कि मंदिरों पे
फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान अटैक करना चाहता था। उसके लिए पूरे वीडियो बनाए, पूरी डिटेल दी, सिक्योरिटी लोगों की बात कर रही थी, गेट कौन सा है, कहाँ से एंट्री होती है, इन चीजों की बात कर रही थी। ये ऐसे बात कर रही थी जैसे अनजाने में बात कर रही, लोगों को बता रही हो। लेकिन क्या पर्पस था बताने का, वीडियो बनाने का क्या पर्पस था? जो पर्पस अब सामने आ गया कि ज्योति काम कर रही थी पाकिस्तान के हिस्से के लिए और उनके लिए फीड दे रही थी, उनको नए नए स्पॉट बता रही थी कहाँ पे आप अटैक कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये अटैक पहलगाम के बजाय किसी रिलीजियस प्लेस पे किया जाता या किया जाए फ्यूचर के अंदर, तो वहां पे 26 नहीं 2600 लोग भी मर सकते हैं। और यही पाकिस्तान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जाए। इसीलिए उन्होंने ज्योति को चूज करके फोटोग्राफी दी और ये ऐसा दिखाया कि एक पॉलिटिकल मैसेज दे रही है इंडिया को, पाकिस्तान को दोस्ती का मैसेज दे रही है, पाकिस्तान को प्रमोट कर रही है और उनके पॉलिटिकल लीडर से मिल रही है। एक ये सारा का सारा कवर जॉब था, उसका रियल जॉब था पाकिस्तान की आईएसआई की मदद बिल्कुल करना। साहब, देखिए आप जो ये पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रहे हैं, उसका एक डायरी जो है वो भी जो एनआईए है, आईबी जो छानबीन कर रहे हैं लगातार, उनके हाथ वो डायरी उनके पास लगा है। ऐसी जानकारी मिली है कि जब भी वो जहां जाती थी उस डायरी को साथ रखती थी और उसमें वो लगातार चीजें जो है वो नोट भी करती थी कि उसके दिल में क्या बातें हैं नहीं है। उसमें सीधे तौर पर देखिए वो लिखती है कि ये सरहद की जो दूरियां हैं वो कब खत्म होगी। मतलब आप समझिए इस बात को, इसका क्या जो है एक जो मायने हैं, क्या अर्थ जो है, क्या मीनिंग जो है वो निकल रहा है कि ये सरहद की दूरियां कब खत्म होगी। इसलिए हम लव जिहाद और या हनी ट्रैप, ये तमाम चीजों को जो है हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। चाहेंगे सूद साहब कि आप इसके अर्थ और मायने को समझाएं। शादी जिहाद भी, शादी देखिए यहाँ पे लव जिहाद की बात तो है, शादी जिहाद भी है। आपने लेटेस्ट देखा कि शादी जिहाद सामने आया और यही पर्पस था वहां पे, जो इनका एम्बेसी के अंदर इनका जो कनेक्शन था वो इनसे शादी की बात कर रहा था। और देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या है कि जो ऐसे के लोग होते हैं, उनकी जो वाइफ्स होती हैं, पाकिस्तानी वाइफ्स होती हैं, उनको धमकी हमेशा रहती है, डर हमेशा रहता है कि हमें कभी तलाक दे देंगी, तो उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, उनके लिए मजबूरी है। और इसीलिए वो ऐसी चीजों के अंदर पूरे तरीके से कंप्रोमाइज करती हैं। और कंप्रोमाइज करने का मतलब है कि आप उनसे कंप्रोमाइज करके अपने देश की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रही हैं। ये काम किया है ज्योति ने। जी, हमारे साथ यहाँ पर संदीप देशवाल जी भी जुड़े हुए हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संदीप देशवाल जी। क्योंकि देखिए पहला सवाल जो मेरा इनके सूद साहब से था कि आपकी नज़र क्या देखती है इन वीडियोस में। क्योंकि सबसे पहले तो नज़र की बात है कि आप पहली झलक में देखते हैं या फिर बार बार उसको अगर आप रिवाइंड करके चीज़ों को देखते हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा क्या रहा, उसका कौन सा एक्शन रहा, क्या उसने बोला, उन शब्दों को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आपने भी कई वीडियोज उसके देखे होंगे। क्योंकि इसके बाद मैं बताऊंगी दूध पथरी का वीडियो भी मैंने देखा, तो मुझे क्या चीज समझ में आई, अगर हो सकता है तो आप लोगों से शायद वो चीजें मिल भी जाए। संदीप जी, मेरा नाम संजीव देशवाल है जी, माफ सही करवा लीजिएगा। संजीव जी, हाँ कोई बात नहीं। देखिए अगर आप वीडियोस की बात करती हैं तो वीडियोस में जब हम देखते हैं कि उसने मंदिर की कहते काफी कवरेज की है, आसपास के बॉर्डर एरियाज की काफी कवरेज की है। जब अटैक हुआ था पहलगाम पे, उससे पहले वो पहलगाम भी गई थी, वहां पे भी कवरेज की थी, उसके बाद पाकिस्तान गई। क्या ये इत्तेफाक था कि वो पहलगाम गई उसके बाद पाकिस्तान गई और वहां पे अटैक हुआ? ये सारी जो इंफॉर्मेशन हैं, ये एक तरीके से जितनी वीडियोस आपके सोशल मीडिया पे चल रही हैं या सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं ज्योति मल्होत्रा के द्वारा बनाई गई, वो सब कवरअप है। उसे कवरअप कहा जाता है। इसलिए कवरअप कहा जाता है कि जब आप अपना असली काम करेंगे, जब आप सेंसिटिव एरिया की वीडियोस बनाएंगे, इंफॉर्मेशन बनाएंगे, ऐसे एरियाज की इंफॉर्मेशन बनाएंगे जहां पे पाकिस्तान को लगता है कि अटैक करने से देश के अंदर कहते प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारे कहते हैं आपस में झगड़े हो सकते हैं हिंदू मुस्लिम्स के, इस तरीके की वीडियोस बना के वो चुपचाप सोशल मीडिया पे भेजेंगी। लेकिन जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे जो वीडियोस चल रही हैं, उन वीडियोस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसपे आप एकदम शक कर पाए, क्योंकि वो कवरअप है। उस कवरअप को करने के लिए ज्योति मल्होत्रा जैसे युवा यूज किए जा रहे हैं। ये युवा इसलिए यूज किए जा रहे हैं क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है कहीं पे भी हो सकती है। यूट्यूबर, ब्लॉगर और कहते हैं अपना किसी भी तरीके से वहां जा सकते हैं, जहां पे भी कहते हैं कोई प्रॉब्लम आती है देश के अंदर, वहां पे वीडियोस बनाते हैं, वीडियो शूट्स करते हैं। और ये सब कवरअप होता है। कवरअप इसलिए होता है क्योंकि जब भी ये पकड़े जाएंगे तो इनका यही कहना होगा कि हम तो सोशल मीडिया के लिए कहते हैं वीडियोस बनाते हैं और मेरा ये प्रोग्राम है, मैं तो यूट्यूबर हूं। लेकिन ये इसकी आड़ में 3 काम करते हैं। सबसे पहले तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजते ही भेजते हैं, साथ में ये नैरेटिव भी बनाते हैं अपनी वीडियोस के द्वारा कि देखिए देश तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान, उसकी बहुत अच्छी छवि बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे सैनिकों पे, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो मीडिया हैं, इन सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब ये नैरेटिव बनाना शुरू करते हैं तो इस नैरेटिव को देख कौन रहा है? इस नैरेटिव को देख रहे हैं इनके व्यूवर्स। व्यूवर्स कौन है?
सब यंगस्टर्स हैं। एक देश की युवा अगर उनके माइंड के अंदर एक नैरेटिव बनना शुरू हो जाए कि सरकार गलत कर रही है, सैनिक गलत कर रहे हैं और पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी बिल्कुल इस बिल्कुल वक्त संजीव जी, देखिए 12-13 हमें लोग, हमें जेएनयू का वो दौर भी याद है, जेएनयू का वो दौर भी याद है जब लगा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के नारे लग रहे थे। एक तरह का उनका नैरेटिव, उनका प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं फीड किया होगा। उसमें से एक लीडर हो सकता है, दो हो सकते हैं जो मिले होंगे, लेकिन बाकी सब तो कहीं ना कहीं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दिए होंगे। संभवतः यही चीज देखिए जी। अगर हम आज समझने की कोशिश करें पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार, हम्म। उसकी स्ट्रेटेजी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आज से 15-20 साल पहले वो क्या करते थे। सबसे पहले वो स्लीपर सेल को यहाँ पे एक्टिवेट करते थे, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, आतंकवादियों को भेजने के लिए बॉर्डर पे गोलियां चलाते थे। उसके बाद फिर वो हमारे देश में विस्फोट करते थे। अब स्लीपर सेल भी खत्म होने शुरू हुए, विस्फोट भी काफी हद तक कम हुए, गोलीबारी भी कम हुई, आतंकवादी भी मारे जाने लगे जम्मू कश्मीर में। तो इन्होंने प्रॉक्सी वार का तरीका बदल दिया। इन्होंने हमारे देश के युवाओं को टारगेट बनाया है, और उन युवाओं को टारगेट बनाया है जो यूट्यूबर्स हैं, जो बॉर्डर के एरिया के आसपास रहते हैं, जो बहुत निम्न परिवार से आते हैं, जिनको आराम से तरीके से कहते हैं, उनको कहते हैं कन्विंस किया जा सकता है, उनको ट्रैप किया जा सकता है, चाहे वो पैसे का लालच हो। ज्योति मल्होत्रा की बात आती है तो दानिश जैसे आदमियों को आगे करके, दानिश के और कहते हैं स्लीपर सेल के जो लोग हैं या उनके जो और भी हैंडलर्स हैं, उनको आगे करके प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों में डालकर, पैसा देकर, अगर आप देखें तो ज्योति मल्होत्रा बड़े निम्न परिवार से आती हैं। हिसार में उनका घर देखिए, उनके परिवार का बैकग्राउंड देखिए, उससे साफ पता चलता है कि उस घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 20-25-30 हजार पे आता होगा। लेकिन जब वही लेडी इंडिया से बाहर जाती है, चाइना जाती है, पाकिस्तान जाती है, इस्तांबुल कहीं पे भी जाती है, तो वहां उसकी जो लिवाश लाइफ है, जो उसकी लग्जरियस लाइफ है, उसको देख के साफ पता चलता है कि उसको कहीं से पैसा मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है। मिल रही। क्योंकि वो फंडिंग किसी तरीके के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस मैच नहीं करते इसकी अपनी अर्निंग से, इसके अपने परिवार की अर्निंग से। तो ये सब चीजें दिखती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान युवाओं को ट्रैप कर रहा है, युवाओं की एक नई फौज बना रहा है। हमारे ही देश के युवा हमारे ही देश के विरुद्ध काम करेंगे। ये कितनी कहते हैं भयानक स्थिति हो सकती है आने वाले 10-15 साल के अंदर, बिल्कुल। और इसी को प्रॉक्सी वार है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इसी को लेकर के देखिए हरियाणा सरकार की तरफ से तो कदम भी उठाया जा रहा है कि यूट्यूबर्स पर अब काफी सारे जो है बैन वो लगाए जा रहे हैं, और नजर भी अब सरकार की जो है पैनी रहेगी। और मुझे लग रहा है कि बाकी अदर स्टेट्स में भी होगा, और सेंट्रल की तरफ से भी इसको लेकर के जो है वो काम किया जाएगा यूट्यूब के ऊपर में, या फिर अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स की हम बात करें। कर्नल शिवदान सर आपके पास, क्योंकि देखिए जो बात यहाँ पर की युवाओं को ट्रैप करने की एक कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से, एक प्रोपेगेंडा की, देखिए अब सीधे युवाओं के अगर हम मस्तिष्क पर जो है काबू कर लेते हैं, अगर हम उनकी सोच को अपनी सोच के साथ मिला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला दिन जो है हमारे लिए बहुत बेहतरी का होगा। ये सोच के साथ देखिए काम करना शुरू किया यहां पर पाकिस्तान ने। अब जब हमारे यहां से जो डेलीगेशन, जिसकी शुरुआत आज से ही हो रही है, जो आज 2 देशों में जो है हमारा डेलीगेशन जाएगा, इसके अलावा फिर आगे की जो तारीख है वो भी तय की गई है। ऐसे में इस प्रोपेगेंडा वॉर को जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया है, इसे तोड़ने में कितनी कामयाबी जो है वो हासिल हो पाएगी? क्योंकि देखिए ना केवल दुनिया बल्कि हमारे भारत के युवा भी इस चीज को देखेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1947 में जैसे ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला कर दिया। उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि पाकिस्तान के लोगों को ये दिखाना कि पाकिस्तान की जनता की जो सुरक्षा है केवल पाकिस्तानी सेना कर सकती है। इस प्रकार इस हमले में पाकिस्तान की सेना को करारी हार मिली। उसके बाद 1965 में पाकिस्तानी सेना ने फिर हमला किया। उसमें भी उनका उद्देश्य यही था कि कश्मीर को लेना और अपनी जनता को दिखाना, देखो हमने भारत से कश्मीर छीन लिया है और हम आपकी सेवा, इसलिए उसमें भी उसको हार मिली। इस प्रकार पाकिस्तान की सेना हमारी सेना से 4 बार हारी, 1947, 65, 71 और 99 कारगिल ऑपरेशन। इसके बाद पाकिस्तानी सेना को विश्वास हो गया कि वो भारत के साथ आमने सामने का युद्ध नहीं जीत सकती है, इसलिए उसने परोक्ष युद्ध भारत के विरुद्ध शुरू कर दिया, जिसमें वो भारत की जनता में ऐसे एलिमेंट तैयार करना चाहता है कि पाकिस्तानी सेना जो उनके साथ सिंपैथी रखें पाकिस्तानी सेना के साथ में, और पाकिस्तान भारत में चारों तरफ अशांति फैलाएं,
और भारत में ऐसा माहौल तैयार करें जिससे कि जैसे कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हुए हैं वैसे ही भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, जैसा कि आप कह रहे हैं जेएनयू में नारे लगे थे। तो इस तरह की जो पाकिस्तान की चालें हैं वो केवल ये है कि यदि ये युवाओं को अपने मार्ग से भ्रष्ट कर सकती हैं, अपने मार्ग से अलग कर सकते हैं, तो इसका मतलब देश के जो यूथ है वो उसके देश की सरकार के समाज के विरुद्ध हो जाएगा, तो उनका काम आसान हो जाएगा भारत में के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। बिल्कुल, किसी भी देश के एब्सोल्युटली जी सर, कंप्लीट करिएगा। आपको याद होगा शाहीन बाग धरना प्रदर्शन में पाकिस्तान की आईएसआई का पूरा सपोर्ट था। उसको पूरा जो फाइनेंस कर रही थी पाकिस्तान की आईएसआई, वो पाकिस्तान से ही पूरा पैसा आ रहा था। और उसके अलावा उन्होंने जो सिख आतंकवादी गुट है उनको भी साथ लिया हुआ था। तो इस प्रकार से ये प्रॉक्सी वार के तरीके हैं, देश में सांप्रदायिक दंगे कराना, इस तरह के धरने प्रदर्शन कराना और देश में असामाजिक जो तत्व हैं उनको एक्टिवेट करके समाज की शांति को खराब करना, इससे जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जा सके कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा शांति है और भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी छवि है वो खराब की जा सके। आपको याद होगा शाहीन बाग धरने के बाद जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में मौजूद थे और पूरे विश्व की प्रेस दिल्ली में आई हुई थी। उस प्रेस के सामने ये दंगे हुए और उसकी जो हमारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय इमेज पर कितना असर पड़ा होगा आप जान सकती हैं। जी बिल्कुल। तो परोक्ष युद्ध पाकिस्तान चला रहा है, इसका खुलासा हो चुका है और मैं चाहूंगा कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके पूरे एलिमेंट को ढूंढ निकालें और इनको समाप्त करें और भारत की जनता को भी बिल्कुल बिल्कुल इन्हें चुन चुन कर निकालने की जरूरत है। इन्हें तो बख्शा जा ही नहीं सकता है क्योंकि ये दीमक की तरह देश को जो है खाने का काम कर रहे हैं, गद्दार है देश के।